The video is purely educational and is not a financial advice. Trading involves financial risk. Past performance is no guarantee of profits. Please consult a SEBI registered financial advisor before making any investment decisions. दोस्तों आज निफ्टी ने लो लगाया था अप्रोक्सीमेटली 22,700 का, पर क्लोज हुई 23,130, क्योंकि लास्ट आवर में क्रूड ऑयल 3.5% गिर गया और अब फिर से वो 3.5% रिकवर कर गया है। तो रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो। वैसे हर किसी एक का एक ही सवाल है, क्या बन गया बॉटम, कर ले निफ्टी बाय, कर ले कॉल खूब सारी बाय, अब लगा दे सारा पैसा और आखिर में कल निफ्टी का क्या होगा। एनीवेज, अब इस चीज को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर बहुत विशेष ध्यान देना पड़ेगा। क्या है अब मार्केट का कॉन्सेंट्रेशन, क्या वैल्यूएशन सही है अब खरीदने के लिए, एफआईआईज कब फिर से खरीदारी चालू कर सकते हैं या करेंगे, ईरान वॉर का असर खत्म होने के बाद क्या निफ्टी एकदम रॉकेट बन जाएगी, क्या हर्डल्स आ सकते हैं और क्या रहेगा टारगेट 2026 का निफ्टी का। इन सब बातों पर गहराई से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, it's been 16 years actively analyzing stock market and 20 plus years passively. Experience plus qualification matters. तो ध्यान से सुनिए और देखिए जनाब। सबसे पहले देखते हैं एफआईआईज कब फिर से खरीदारी चालू करेगी। तो इतिहास गवाह है। किस बात का गवाह है अभी बताता हूं। दोस्तों जरा इस डेटा पे ध्यान देते हैं। एफआईआईज का हमारा डेटा है, मंथली डेटा है। अगर आपको ध्यान देना है कि कौन से महीने में फाइज ने बाई की, जून 2025 यानी कि मार्च से लेके जून 2025 तक इन्होंने 4 महीने बाइंग करी है। ये आप नोट कर लेना, ठीक है। मैं नोट कर देता हूँ। जून से हमने बाइंग करी है, मार्च से जून, मार्च टू जून 2025 बाइंग करी है। चलिए आ जाते हैं नीचे। ये बीच वाला कुछ बाइंग है बट इसको छोड़ देते हैं, बाइंग सेलिंग दोनों कंटिन्यूसली बाइंग हम देखते हैं। फिर मार्च 2023 से हमारा जुलाई, ठीक है, 2023 में इन्होंने अच्छी बाइंग करी है, लगातार बाइंग करी है। उसके बाद बाइंग सेलिंग कुछ ऊपर नीचे रहा है, इधर लगातार सेलिंग है 2 जून 2022 से। अब अगर हम बात करते हैं, आ जाते हैं 2021 में, ठीक है। तो कोविड के बाद से, तो इस कोविड के बाद में पूरे साल उन्होंने बाइंग किया, एक्सेप्ट सितंबर इन्होंने बेचा है। मई से इन्होंने 2020 में चालू किया था बाइंग करना। मई टू आप कह सकते हैं इनका रहा है बाइंग मार्च ना। ये डेटा आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज पे। निफ्टी की वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एफआईआईज को खरीदने के लिए, और सब चीजें अपनी जगह, एसटीटी, लॉन्ग टर्म गेन, टैक्स, एक्स वाई जेड, बला बला बला, ठीक है। बट जो वैल्यूएशन होता है उसमें सब कुछ डिस्काउंट होता है प्राइस में, गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ सब कुछ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ गौर करेंगे कि निफ्टी की जो पीई है, जनरली इट इज कंसिडर्ड कि 18 से नीचे तो अंडर वैल्यूड है, यानी कि उस टाइम पे तो आपको बाई करना ही चाहिए इन जनरली। दूसरा, 18 से बीच में फेयर वैल्यूड है निफ्टी, यानी कि वैल्यूएशन ठीक है, फेयर वैल्यू है। अबव 23 टू 26 इज एक्सपेंसिव। इनफैक्ट हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि 26-27 के बाद निफ्टी में कंसोलिडेशन या करेक्शन आना चालू हो जाता है। अब इस नंबर को याद रखना है आपको। अब ये है हमारा निफ्टी का पीई 20.18। ये है हमारा कल का 6 अप्रैल का शाम को 4:24 पे वेबसाइट अपडेट हुई थी और इनफैक्ट आज मार्केट बढ़ गया। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे देखना है कि 2020 में क्या थी निफ्टी की वैल्यूएशन अप्रैल में। तो हमारा अप्रैल में था 20.51, काफ़ी कम हो गया, और मई से हमारी बाइंग चालू हो गई, ठीक है। और जुलाई जाते जाते एकदम स्काई शूट कर गया हमारा, जो है काफ़ी ज़्यादा पीई रेशियो अगर आप देखेंगे तो इधर बढ़ गया था। एनीवेज, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा पी बढ़ा था। इसका बढ़ने का रीज़न ये था कि जो बैकलॉग्स थे उसके कारण हमारा बहुत ज़्यादा पी बढ़ गया था, और हमारा पिछले क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था वो ख़राब आया था, तो इसलिए। एनीवेज, तो ये देखने वाली बात है कि 20 पी के आसपास हमारा था और हमारी बाइंग चालू हुई। अब देखिए 2023 पे आ जाते हैं मार्च में। तो हमारा
हमारा जो कार्ड है इसको देख लेते हैं। मार्च से लेके जून तक 2025 और मार्च से लेके जुलाई तक 2023। तो मार्च 2023, तो ये अगर देखेंगे यहाँ पे तो हमारा पी रेशियो 20.16, और हमारा अगर 2025 देखेंगे तो ये भी है 20.05। ठीक है, तो ये जो हमारा है 20.05, इससे हमारा बाइंग चालू आ गया निफ्टी में। और आज जो सिचुएशन है वो भी लगभग है 20.18, यानी कि मार्केट हमारा फेयरली वैल्यूड है। इस लेवल के आसपास में एफ आई आईज की बाइंग देखी जा सकती है। तो लोग इसलिए 2 पी से इतना कितना फर्क पड़ जाता है, ये मैं आपको एक छोटी कैलकुलेशन दिखाता हूँ। तो कल थी हमारी निफ्टी 23,000 पे, ठीक है, और उस वक्त हमारा जो पी था हमने देखा 20.18 के आसपास हमारा पीई रेशियो था, राइट। अब अगर इसको हम निकालते हैं पर पी के हिसाब से, तो निफ्टी डिवाइडेड बाय पी, ठीक है, तो लगभग अगर हम ये बोलते हैं कि हमारा पी चला जाता है 22, ठीक है, तो 22 तक में हमारा 2 पॉइंट ऊपर, तो कितना हमारा टारगेट हो सकता है। तो जो निफ्टी का टारगेट होगा दिस मल्टीप्लाइड बाई 22 पी, यानी कि हमारा जो निफ्टी का टारगेट निकल के आएगा लगभग 25,074 या 25,100 के आसपास आएगा, अगर हम ये मानते हैं कि 22 पी पे हमें हर्डल मिलेगा। लेकिन अगर हमारा 23 पी तक मार्केट चली जाती है तो 26,300 200 के आसपास, जो हमारा टॉप था ऑल टाइम हाई, उसके आसपास तक हमारा प्राइस जो है देखने को हमें मिल सकता है। सो सिर्फ एक पीई से हमें हजार हजार पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो क्या है जो निफ्टी को 26,000 या 27,000 पे जाने से रोक सकता है। देखिए, अगर हम बात करें जेपी मॉर्गन की या बड़े फंड हाउस की, सब ने अपना निफ्टी का 2026 का टारगेट 25,000 के आसपास कर दिया है। तो आखिर क्यों ऐसा किया है, उसका क्या रीज़न है, उसको थोड़ा सा गौर करेंगे हम। तो यहाँ पे जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है मार्केट कॉन्सेंट्रेशन की। Now, this measures how much of the total market value या market capitalization is controlled by top few companies। तो अगर हम इंडिया में हम नोटिस करेंगे कि जब भी ये हमारा बहुत हाई होता है कॉन्सेंट्रेशन, द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर इंडेक्स लाइक निफ्टी जो है वो सिर्फ कुछ एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के मूवमेंट से बढ़ती या घटती है, यानी कि जो हैवी वेट है टॉप निफ्टी में उनके। और अगर वो गिरते हैं या वो कमजोर हो जाते हैं तो वो निफ्टी को ड्रैग करते हैं, यानी कि बढ़ने नहीं देते। एंड दिस क्रिएट्स अ सिस्टमैटिक रिस्क फॉर एवरीवन, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे एफ आई आई हो, या हम लोग हैं। एंड ये कोई नया नहीं है। मार्केट कंसंट्रेशन हमारा डॉट कॉम बबल के टाइम में भी हुआ था, यानी कि सारे लोगों ने पैसा सब जगह से हटा के सिर्फ और सिर्फ जो है डॉट कॉम कंपनीज में लगा दिया, और जब वो कंपनी गिरी तो पूरा मार्केट बर्बाद हो गया। वही हाल अभी हो रहा था, रेन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे थे, अगर रेन्यूएबल एनर्जी गिरा तो फिर बहुत दिक्कत है। वैसे एआई स्टॉक्स में यूएस में बहुत ज़्यादा लोग पैसा लगा रहे थे, तो एआई स्टॉक्स गिरेंगे तो मार्केट क्रैश होगा। तो ये जो मार्केट कंसंट्रेशन हो जाता है, यानी कि सारी दुनिया पैसा एक ही जगह लगा रही होती है, या मार्केट ही डिजाइन किया होता है इस हिसाब से कि सारा पैसा वहीं जा रहा होता है, तो प्रॉब्लमेटिक होता है। अपने अगर हम बात करें तो जो हमारा बीएफएसआई सेक्टर है, यानी कि बैंकिंग और एनबीएफसी वगैरह, इसका कंसंट्रेशन यानी कि निफ्टी में इसका स्टैंड अलोन वेटेज सेक्टर का 35% 40% के आसपास है। यानी कि हमारी बैंकिंग सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम हुई, मान लेते हैं जैसे आईटी गया तो रियल एस्टेट भी जाएगा, और रियल एस्टेट जाएगा तो बैंकिंग भी जाएगा। आप समझ रहे हैं, तो तीनों ताश के पत्ते जो है, जो आपके ट्रम्प कार्ड हैं, वो ढेर हो जाएंगे। फिर आपको तो मौका ही नहीं लगेगा कि इकोनॉमी को रिवाइव कैसे करें, कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा आपके पास। एनीवेज, दूसरा है ऑयल गैस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो ये जो 3 सेक्टर हैं, ये अकेले आप सोचो कि लगभग 50% से ज़्यादा निफ्टी में वेट देते हैं, आपके मार्केट में वेट देते हैं। तो आईटी अगर खराब हुआ तो वो अकेले ही जो है निफ्टी को अच्छा खासा ड्रैग कर देगा। समझ रहे हैं बात को।
अब इसी में हम अगर स्टॉक कंसंट्रेशन की बात करें तो HDFC स्टैंड अलोन इसका 10% के आसपास का वेटेज है, 10-11%। रिलायंस का 8-8.5% का है, ICICI बैंक का 8% का है, भारतीय एयरटेल का 5% का। तो ये जो कुछ एक टॉप कंपनीज हैं इनका खुद का वेटेज बहुत ज़्यादा है, ये अकेली कंपनी निफ्टी को ड्रैग करने के लिए बहुत ज़्यादा है। तो जो निफ्टी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो आप अपने आप में ऐसा है जो कि निफ्टी को बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं देगा। कुछ एक कंपनीज बढ़ेंगी तो निफ्टी बहुत ज्यादा भाग जाएगा, और वही कुछ एक कंपनीज जो, क्योंकि ये सारी कंपनी मेच्योर हो गई है, जब कंपनीज मेच्योर हो जाती हैं, आप इस चीज को समझिएगा, तो उनका ज्यादा ग्रोथ नहीं होता है, वो अपने लाइफ साइकिल के मेच्योरिटी वाले फेज पे चल रही होती है। तो वो निफ्टी को जो है इंडेक्स को ड्रैग करते हुए चलेंगे, यानी कि हमें जो एक्सपेक्टेशन है कि भाई हमें साल का 20% 15% निफ्टी में ग्रोथ देखने को मिले, वो देखने में बहुत मुश्किल होगी। करेक्शन के बाद जंप मिलेगा, ठीक है, बट एवरेज ग्रोथ की हम बात करेंगे तो जो आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ है 5-7% की, उसी में 2% माइनस प्लस कर लो, वही आपको निफ्टी का ग्रोथ रहेगा। और क्या आपको लगता है कि आपका जो GDP है वो हमेशा के लिए 6-7% के ग्रोथ रेट पे चलता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं चलेगा। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है, US है और भी है, चाइना है या जापान है, बहुत सारी कंट्रीज बड़ी हैं, चाइना तो भी नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जापान है, US और भी बड़ी बड़ी कंपनी कंट्रीज हैं, इन सब, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं इनको, इन सब का जो GDP का ग्रोथ रेट होता है वो 1.5-2% 3% का होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि आप मेच्योर हो जाते हैं। तो जो हमारा निफ्टी है वो हमेशा आपको बहुत बढ़िया 12-15-20% का CAGR नहीं देगा। तो क्या निफ्टी रॉकेट बन जाएगी जैसे ईरान वॉर खत्म होगा, एकदम निफ्टी वापस से 26,000 जम करके चली जाएगी रातों रात? चल इसको भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। FIIs कैन स्टार्ट बाइंग एज वैल्यूएशंस आर गुड राइट नाउ। ईरान का वॉर एंड होगा तो भी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। बट क्या सप्लाई चेन जो है वो ओवरनाइट ठीक हो जाएगा? नहीं, ठीक है। तो डिमांड सप्लाई ओवरनाइट ख़त्म, सॉरी, जो सप्लाई चेन है ओवरनाइट ठीक नहीं होगा, प्रॉब्लम रहेगी थोड़ा सा तेल का सप्लाई नॉर्मलाइज होने में। अब जो इनिशियल टारगेट है निफ्टी 2026 का, ये मैंने आपको बताया है कि 25,200 के आसपास होता है अगर हम 22P की वैल्यूएशन लेते हैं। तो ड्रैग करने के लिए एक तो मार्केट कॉन्सेंट्रेशन है प्रॉब्लम, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि सेक्टोरियल प्रॉब्लम कैन ड्रैग निफ्टी। दूसरा है हायर STT, हमारा फ्यूचर्स में भी STT बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसमें लिक्विडिटी ख़त्म हो गई है, और स्टॉक्स वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा चार्जेस बढ़ गए हैं, STT बढ़ गया है। कैपिटल गेन टैक्स हमारा, उसकी कई सालों से लोग रो ही रहे हैं कि इसको हटाओ। और एक तीसरा जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है प्रॉब्लम, वो है हमारा फिस्कल डेफिसिट। ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा डॉलर बेचना पड़ रहा है अपने रुपए को बचाने के लिए, और इससे फिस्कल डेफिसिट और बढ़ेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट की हमारी समस्या BOP की आएगी। तो रुपये का मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है FIIs को रिटेन करने के लिए। अब कल क्या हो सकता है निफ्टी में, इसकी सबको चिंता होती है और हर कोई इस सवाल का आंसर जानना चाहता है। देखिए निफ्टी हमारी पिछले 3 दिनों से लगातार बढ़ रही है, तो हमें ये ज़रूर एहसास है, लोग कह रहे हैं कि भाई बॉटम आउट अब हो गया है, बट दिस कुड बी ए डेड कैट बाउंस ऑल्सो। क्यों? क्योंकि जब तक ईरान वॉर ख़त्म नहीं होगा तब तक हमारा निफ्टी जो है रिकवर नहीं करेगा। वैसे एक बात और है, कोई भी खबर हम तक बाद में पहुंचती है और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन तक पहले पहुंचती है। तो निफ्टी, स्वाभाविक सी बात है, वो पहले से रिएक्शन देने लग जाती है। लेकिन क्या FIIs इतने बेवकूफ़ हैं कि भाई जो वो है किसी भी छोटी मोटी खबर पे या थोड़ी सी भी हिंट पे जो है बाइंग करना चालू कर दें? क्योंकि 3 दिन से मार्केट तो बढ़ रहा है बट FIIs बाइंग नहीं कर रहे हैं। आप समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो इसलिए ये कहना इमीडिएटली कि बॉटम बन गया है, जब तक FIIs की एंट्री नहीं होती है तब तक हम नहीं कह सकते कि बॉटम बन गया है। जब तक ईरान वॉर नहीं ख़त्म होता तब तक हम नहीं कह सकते कि बॉटम बन गया है।
तो क्या करना है ये समझते हैं। सबसे अहम बात, जब तक मार्केट हमारा 21 पीरियड के ऊपर नहीं जाता और सस्टेन नहीं करता, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमारा बॉटम बन गया। पहली बात, इस चीज़ को ध्यान से समझना है। दूसरा ये है कि हाँ, हमारा जो मार्केट है वो पिछले कुछ दिनों में लगभग 4% के आसपास, 4.4% के आसपास रिकवर कर रहा है, बट स्टिल हमारा जो टॉप है उससे हम अभी नीचे हैं तकरीबन 12% के आसपास, जिसमें स्वाभाविक सी बात है, समय लगेगा। अब आते हैं आर्ली चार्ट पे। तो अगर आप आर्ली चार्ट गौर से देखेंगे तो हमारे पास हर्डल है एक एरिया में, दिस इज कुड बी अ सप्लाई जोन। तो हमारा जो 23,300 के आसपास, ठीक है, 23,300 के आसपास, या आप कह सकते हैं 23,300 से लेके 23,450 के आसपास, ये जो एरिया होगा ये नो ट्रेडिंग जोन होगा, यानी कि ये एक ऐसा एरिया होगा जहां पे प्राइस कंसोलिडेट कर सकता है। जब इस एरिया को क्रॉस कर जाएगा मार्केट, तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई, अब हमारा बुलिश ट्रेंड चालू हो गया, हमारी जो निफ्टी है वो बॉटम आउट हो गई। लेकिन उससे पहले हम नहीं कह सकते कि निफ्टी हमारी बॉटम आउट हो गई। कल क्या हो सकता है? देखिए, दो पॉसिबिलिटी है, सिंपल सी। आपको इंडिया टाइम के हिसाब से 5:30 बजे सुबह, यानी कि ईटी टाइम के हिसाब से 8 बजे, ट्रंप साहब की डेडलाइन खत्म हो जाएगी। उसके बाद ट्रंप ने बोला जी हम बहुत भयानक अटैक करेंगे, बर्बाद कर देंगे ईरान को, ठीक है, अगर उससे पहले कोई डील नहीं होती है तो। अब डील की जहाँ तक बात है, ट्रंप ने ऑफर दिया था सीज फायर का कि भाई 40 दिन का सीज फायर कर लेते हैं, जिसको ईरान ने रिजेक्ट कर दिया। तो टेक्निकली डील नहीं है, कोई भी डील नहीं है। तो अब ये रही बात कि वो बॉम्ब गिराएगा। अगर बॉम्ब गिराएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि सप्लाई चेन जो है और ज़्यादा डिसरप्ट होगी और क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे। अब इस सिचुएशन में जो है हमारी निफ्टी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है अब ट्रंप के स्टेटमेंट पे, क्रूड ऑयल के प्राइस पे, राइट। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कल, यानी कि आज की रात जो है वो थोड़ी सी स्ट्रेसफुल हो सकती है। गिफ्ट निफ्टी पे नज़र रखिएगा और क्रूड ऑयल के प्राइस पे नज़र रखिएगा। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस कूल डाउन होता है तो हमें निफ्टी पॉजिटिव देखने को मिल सकती है, अदरवाइज हमें अब जो है वापस से गिरावट देखने को फर्दर मिल सकती है। दोस्तों, होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई, और साथ में ये बोलूँगा, वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।